नमस्कार दोस्तों, JB स्टडी पॉइंट के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। NTA UGC नेट पेपर 1 का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट संख्या ये 59 है। दोस्तों टारगेट हमारा नेट JRF 2020 है। KVS मैदान सर की बुक का निचोड़ लेके आता हूँ हर बार, तो नया संस्करण आया उसका निचोड़ है ये। तो आइए हम शुरू करते हैं। 100% सफलता मिलेगी, आप पूरी वीडियो देखना। दोस्तों UGC नेट पेपर 1 और नेट इतिहास की फुल तैयारी करने के लिए और नोट्स लेने के लिए 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं। डेली हम टेस्ट कराते हैं, फुल तैयारी एग्ज़ाम तक होगी। हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट JRF पार। हमारा बायोडाटा PhD इतिहास एक बार, JRF 4 बार, नेट पास। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले में। इसको वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और कमेंट करना ज़रूर करें हर एक सवाल पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत ही छांट कर सेलेक्ट ये सवाल हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, 10 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। कमेंट आप ज़रूर करना अगर कोई सवाल आपके आता हो। तो पहला सवाल है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। दोस्तों पर्यावरण होता क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया को जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। या ऑप्शन नंबर बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को उस समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। या ऑप्शन नंबर 3, भौतिक, जीविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंत क्रियात्मक व्यवस्था जो अंत संबंध होते हैं। या ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण दोस्तों होता क्या है। क्योंकि पेपर 1 के जो पेपर होता है उसमें एक यूनिट पर्यावरण की है। बहुत ही शानदार तरीके से बनाए गए सवाल हैं ये। तो दोस्तों आइए देखते हैं पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है दोस्तों। पर्यावरण से अभिप्राय है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया को जो इनके चारों ओर अस्तित्व में पर्यावरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या भी हम लेके आते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक घटक संगठक आपस में अंतक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया का एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, नोट डाउन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतक्रिया को सम्मिलित करता है। दूसरा सवाल आपके सामने है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। दोस्तों पिछले एग्जाम में आ चुका है दिसंबर में, सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट, जैविक विविधता का संरक्षण। दूसरा, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण। तीसरा, निर्धनता को घटाना। या चौथा, उपयुक्त सभी। सतत विकास क्या है और इसके लिए क्या आवश्यक है। तो फ्रेंड्स सतत विकास के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन,
जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। ये 4 ऑप्शन हैं। अब सवाल ये है कि उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। दोस्तों, पर्यावरण के यूनिट में कार्बन चक्र और जल चक्र दोनों आते हैं, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो जोड़ती हैं, उन 4 ऑप्शन में से यानी कि प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रिया में से कौन कौन सी ऑक्सीजन जोड़ती हैं। इसका हम व्याख्या में डायग्राम भी लाए हैं और थोड़ा थ्योरी भी है, जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कार्बन चक्र है क्या। तो दोस्तों, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4, यानी कि श्वसन है, जैव पदार्थों का अपक्षय है और ज्वालामुखी क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण नहीं है कार्बन चक्र में, जो ऑक्सीजन जोड़ती हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन क्रियाओं से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण से की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जबकि और न कि विमोचन करते हैं अथवा जोड़ते हैं। अब ये देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ जो ये निकलती है ये अवशोषित करते हैं, पौधे अवशोषित करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल चक्र है, कार्बन चक्र का सीन है ये। और ये क्या करते हैं, इनको ये जो पौधे होते हैं ये ऑक्सीजन निकालते हैं। जीव जंतु प्राणी जैसे मनुष्य, पौधे और जो होते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और उसके बाद में जब श्वसन निकालते हैं, यानी कि मनुष्य श्वसन निकालता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और फिर ये वायुमंडल में मिल जाता है। ये इसको बोलते हैं कार्बन चक्र। अब दोस्तों देखते हैं जो कार्बन यौगिक होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जब ये गल जाते हैं तो उस ज़मीन में ये दब जाते हैं, तब इनमें क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है, कोयला बनता है, चूना पत्थर बनता है। ठीक है, तो ये ऐसे बनते हैं। चौथा सवाल है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, 5 रेटिंग का सवाल है। तो दोस्तों, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो होती है जल चक्र में, क्योंकि सूरज जो होता है वो जो पानी होता है, ठीक है, उसको पड़ता है, तो ये जो पानी होता है ये बाष्पोषित होता है और ये चलकर क्या होता है, फिर ऊपर आसमान में चला जाता है। तो ये क्या होता है, जल चक्र। फिर ये क्या होते हैं, बादल बनकर ये बरसने लगते हैं, तो ये क्या होता है, जल जो है वो ऐसे चक्र करता रहता है। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का बाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। 5वां सवाल है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प या ऑक्सीजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑक्सीजन की, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इसकी व्याख्या, पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियाँ नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। 6वां सवाल है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है।
धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या कागज के थैलों का प्रयोग। किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो पर्यावरण सुरक्षा है वो वातानुकूलन से नहीं होती है, जबकि धारणीय विकास से होती है, गरीबी कम करने से भी होती है, कागज़ के थैलों का प्रयोग करने से भी होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। धारणीय विकास एवं कागज़ के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज़ के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का प्रयोग पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। सातवां सवाल है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 116वां, 125, 108 या 95वां? सतत विकास 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है 116वां, ऑप्शन नंबर ए। सतत विकास सूचकांक 2017 में स्वीडन स्कोर 86.6 प्रथम स्थान पर, जबकि भारत जो है वो 116वें स्थान पर है। आठवां सवाल है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, दूसरा पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में पड़ता है में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जो 1992 में हुआ था। तो फ्रेंड्स रियो डी जेनेरियो में संपन्न जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था वो था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट में संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। नौवां सवाल आपके सामने है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? काहिरा में, रियो, डरबन या क्योटो में? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए ये सवाल रखा गया है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने के द्वारा 1992 द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। 10वां सवाल आपके सामने है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। दोस्तों नोट डाउन करना, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 2005 में, 2000 में, 1999 या 1997 में? पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका 1997 में, क्योंकि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पहला वो 1992 में हुआ था, और जबकि ये +5 है तो 92 + 5 = 97।
वर्ष 1992 में दुनिया भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। ठीक 5 वर्ष बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। यानी कि NEA से क्या आशय है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसकी, नेशनल एक्वायरी एक्ट, दूसरा नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, तीसरा नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, ये ऑप्शन नंबर 4 नेशनल इवेंट एसोसिएशन। NEA से आशय है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। NEA का तात्पर्य है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी से है। यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEAA है। NEAA का गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया है। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया है ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन एवं प्रक्रिया या उद्योग संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। 12वां सवाल है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, 5 रेटिंग का सवाल है दोस्तों। ये भी रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। जो रेड डाटा बुक है उससे संबंधित एक लिस्ट जारी होती है जिसको रेड लिस्ट बोलते हैं या रेड डाटा बुक बोलते हैं। उससे संबंधित यानी कि कौन इसको जो है पब्लिश करता है। ऑप्शन फर्स्ट है UTES, IUCN, IBWC या WWF। तो फ्रेंड्स रेड डाटा बुक का जो संगठन है वो है IUCN। जून 2012 में IUCN द्वारा वर्ष 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा सूची जारी की गई। इसमें भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजातियों को अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया। इस सूची में सौंचरैया या महान भारतीय सारंग, साइबेरियन सारस, सलेटी टिटहरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक श्रेणी में है, जबकि लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। पहला है भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। दूसरा कश्मीरी महामृग, चीतल, नीलगाय, महान भारतीय सारंग। तीसरा हिमतेंदुआ, अनुपमृग, रीसस बंदर और सारस क्रेन। सिंहपुच्छ, मेकाक, नीलगाय, हनुमान, लंगूर और चीतल। सवाल दोबारा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। चौदहवां सवाल है रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। जो रामसर सम्मेलन हुआ था उससे क्या संबंधित था। जैव ईंधन, वनों, नमभूमि या शुष्क भूमि से। तो दोस्तों रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो किसके संरक्षण से संबंधित था।
तो फ्रेंड्स सही आंसर है नम भूमि या आर्द्र भूमि या वेटलैंड से, ठीक है, जो थोड़ी सी गीली मिट्टी होती है उसके संरक्षण से संबंधित है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। 2 फरवरी 1971 में यहीं हुई बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी तथा वर्ष 1975 में पूर्ण क्रियान्वित हुआ। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। 15वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही शानदार सवाल है, 5 रेटिंग का सवाल है। इसकी व्याख्या जब होगी तो और ये बहुत ही अच्छा सवाल बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उपयुक्त विकल्पों में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। ध्यातव्य है कि पिछले कुछ दशकों से वातावरण में CO2 की सांद्रता में लगातार वृद्धि हो रही है। सोलहवां सवाल है वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस, क्वेटा, बॉन, कोलंबो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर फर्स्ट पेरिस में, ठीक है। पेरिस का जलवायु परिवर्तन हुआ था सम्मेलन 2015 में। 21वां था ये, ठीक है, 21वां। 17वां सवाल है 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? इक्कीस मार्च 1994 को, 21 मई 1995, 21 जून 1996 या 21 जून 1999। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 21 मार्च 1994 को। इसकी व्याख्या देते हैं 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCC 21 मार्च 1994 से प्रभावित हुआ। वर्तमान में यह अभिसमय विश्व के स्थान में 197, ठीक है, 197 देशों के द्वारा अभिपुष्ट रेटिफाइड है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय समय पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। अठारहवां सवाल आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष CGF के लिए सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। दूसरा यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा। तीसरा विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। बहुत ही शानदार सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष CPF के लिए सही नहीं है? तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी।
इसकी व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2010 COP16 कानकून मैक्सिको में 29 से 10 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया। कानकून सम्मेलन में एक हरित जलवायु कोष GCF का प्रावधान किया गया, जिसके तहत विकसित राष्ट्र वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन मुहैया कराएंगे, ताकि विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सकें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश। आप कैसी लगी आपकी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल JB स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर देना। उसके पास में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर देना, जैसे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।